स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की डीएलएड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट आपका चल रहा है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। इस विषय में हमने पढ़ चुके हैं आरटीई 2009। इसके नियम कुछ पढ़ चुके हैं। इसी में हमने कल राज्य सरकार केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन किया था कि राज्य सरकार का क्या उत्तरदायित्व है, केंद्र सरकार का क्या उत्तरदायित्व है, यानी केंद्र सरकार में किस प्रकार की स्थिति है, राज्य सरकार में हमारे शिक्षा एजुकेशन में किस प्रकार की स्थिति है। तो उसमें हमने बताया था कि एक सर्किल डिवीज़न होता है, संभाग स्तर पर एक जिला स्तर होता है और एक ब्लॉक स्तर होता है और एक स्थानीय इकाई होती है। यहाँ तक हमने कुछ अध्ययन किया था। ठीक है, अब जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे क्षेत्रीय, जिला तथा ब्लॉक स्तर। क्षेत्रीय, जिला तथा ब्लॉक स्तर। क्षेत्रीय, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे क्षेत्रीय और जिला तथा ब्लॉक स्तर। क्षेत्रीय तथा सर्किल स्तर पर क्या होता है, इस पर शिक्षा प्रशासन की सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए प्रत्येक राज्य में अनेक क्षेत्र और संभाग होते हैं। जैसे यूपी है, यूपी बड़ा क्षेत्र है तो उसमें भी क्षेत्रीय एक निर्देशालय होता है जो सर्वोच्च सचिव होता है। तो इसी में क्या होता है कि सर्किल शिक्षा अधिकारी होता है। इसमें क्या होता है, संभाग स्तर पर सर्किल शिक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में तो डिवीजन इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, या यूँ मान के जरूरत की डिवीजन सुप्रिटेंडेंट होता है। इसके अलावा एक होता है जिला स्तर। जिला स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, इसमें जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्था होती है इसका कार्य संचालन विद्यालय शिक्षा की के किसी भी कार्यकारिणी की सफलता असफलता आधारित होती है। जिला शिक्षा स्तर होता है उस पर किसी भी विद्यालय की, जो भी विद्यालय हो उस विद्यालय की संपूर्ण सफलता असफलता क्या होती है, निश्चित होती है। जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होता है। कौन होता है, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा निरीक्षण, जिला शिक्षा निरीक्षण अधिकारी कौन होता है, जिला शिक्षा निरीक्षण होता है जिला स्तर पर। और जिला शिक्षा अधिकारी जिसको हम कहते हैं उसकी सफलता के लिए अन्य बहुत से अधिकारी भी इसमें अपना सहयोग देते हैं, यानी जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारी भी इसमें सहयोग देते हैं, यानी जिसको हम डीओ ऑफिस बोलते हैं। यानी प्रत्येक जिले पर एक जिला शिक्षा अधिकारी होता है और जिले की संपूर्ण विद्यालयों की संचालन व्यवस्था यानी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की संचालन व्यवस्था क्या करता है, निश्चितता करता है, जिस पर एक जिला शिक्षा अधिकारी होता है। उसके बाद आता है ब्लॉक स्तर पर। कुछ राज्यों में शिक्षा प्रशासन का एक स्तर ब्लॉक स्तर भी होता है। ब्लॉक स्तर होता है पंचायत समिति स्तर पर होता है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं। जिला स्तर पर कौन सा होता है, जिला शिक्षा अधिकारी। क्षेत्रीय यानी क्षेत्रीय जो संभाग स्तर पर होता है वो निरीक्षण या डिवीजन सुप्रिटेंडेंट होता है। ठीक है, डिवीजन सुप्रिटेंडेंट के नीचे जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी आता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ स्तर होती हैं, तहसील स्तर होता है, उन पर कौन आता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आता है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के लिए इस स्तर का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्यों में पंचायत स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में भी व्यवस्था है ब्लॉक शिक्षा पर बीओ
यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बैठता है। तो पंजाब और हरियाणा में तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से संचालित होता है ब्लॉक स्तर पर। ठीक है। कुछ राज्यों में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्य उप शिक्षा निरीक्षक यानी डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल द्वारा किया जाता है, किंतु इन अधिकारियों का जिला स्तर से संबंध कर उसे प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य सौंप दिया जाता है। और इनका मुख्य कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से रूबरू होना, यानी अनिवार्य शिक्षा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने का कार्य किसका होता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होता है। कुछ राज्यों में इसकी जगह क्या करती है कि जो होता है, जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसके अधीन रहकर ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्य करते हैं। लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो निःशुल्क शिक्षा होती है उस निःशुल्क शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। ये थी आपकी व्यवस्था संभाग स्तर पर। ये कौन सी होगी, संभाग स्तर की शिक्षा होगी। ये हो गई जिला स्तर की शिक्षा होगी, जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी होता है, यहाँ डिवीजन सुप्रिटेंडेंट होता है, और यहाँ ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। तो कुछ राज्यों में तो प्राथमिक जो शिक्षा की व्यवस्था है, प्राथमिक जो विद्यालय हैं, उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी, प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की होती है। लेकिन जिला स्तर पर बहुत से जिलों में आज भी किसकी अधिकारी होती है, जिला शिक्षा अधिकारी की स्थिति होती है। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ सुचारू व्यवस्था संचालित है। उसके बाद आता है स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा। स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा, यानी जो स्थानीय स्तर है, स्थानीय जो क्षेत्र है, उसमें शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा कैसा है। तो सबसे पहले हैं स्थानीय संस्थाओं के दो प्रकार हैं। स्थानीय संस्थाओं के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार के हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हो गया, जिस स्तर पर भारत में कौन सी सरकार आ गई, लोकतंत्रीय सरकार, यानी जनता का शासन हो गया। जनता का शासन हो गया तो इसको दो भागों में इसका क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिए। स्थानीय संस्थाओं का उत्तरदायित्व सौंप दिया। केंद्र सरकार ने शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंप दिया। उसी राज्य सरकार ने शिक्षा का उत्तरदायित्व थोड़ा बहुत स्थानीय संस्थाओं और निकायों को सौंप दिया। भारत के अधिकांश राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराया गया है। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में समायोजित, यानी स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय जो क्षेत्र है, स्थानीय जो स्तर है, स्थानीय स्तर के लिए उन्होंने इसका डिवाइडेशन कर दिया, दो दो पार्टों में इसको बांट दिया। तो जब लोकतंत्री प्रशासन व्यवस्था आ गई, स्वतंत्र व्यवस्था आ गई स्वतंत्रता के बाद, तो स्थिति स्पष्ट हो गई और संपूर्ण क्षेत्र की एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सका। इसलिए शिक्षा का प्राथमिक और जो शिक्षा का स्तर था, वो शिक्षा का स्तर प्रत्येक राज्य को अपना अपना कार्यभार सौंप दिया। राज्य ने अपना कार्यभार किसको सौंप दिया, स्थानीय इकाइयों को सौंप दिया और उनको दे दिया कि प्राथमिक विद्यालय की संपूर्ण सुचारू व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्थानीय इकाइयों की होगी। दोबारा समझो, स्थानीय स्तर का मतलब कर दिया कि स्थानीय स्तर का मतलब पंचायत स्तर, नगर पालिका का स्तर, ठीक है, इन स्तरों पर संपूर्ण व्यवस्था, जिला परिषद का स्तर, इनको जिम्मेदारी दे दी कि प्राथमिक विद्यालय हैं, वो प्राथमिक विद्यालयों की सुचारूपूर्ण व्यवस्थाएं आपके अधीन की जाएगी। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो गया, लोकतंत्रीय सरकार की व्यवस्था हो गई, तो केंद्र सरकार ने संपूर्ण कार्य राज्य को सौंप दिया कि आपकी अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। राज्य ने किसको सौंप दिया, स्थानीय इकाइयों को सौंप दिया कि प्राथमिक जो व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक विद्यालय जो व्यवस्था है, वो प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था किसकी होगी, आपके अनुसार सुचारू रूप से आपको चलानी होगी। दूसरी है नगर पालिका और शिक्षा। नगर पालिका शिक्षा में दो प्रकार की शिक्षा, नगर पालिकाओं को दो प्रकार से बांटा गया है, अधिकृत और अनाधिकृत। अधिकृत और अनाधिकृत, ये दो प्रकार से कौन सी बांट दी, नगर पालिकाओं। ये तो था स्थानीय स्तर, उसके बाद दूसरा बांट दिया नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं में क्या कर दिया, नगर पालिकाएं दो प्रकार की कर दी, एक तो अधिकृत कर दी, एक अनाधिकृत कर दी। एक अधिकृत और एक कौन सी कर दी, अनाधिकृत। यानी अधिकृत जो पंचायत समिति नगर पालिकाएं थी, उनको 1 लाख तक आप रुपए खर्च कर सकते हैं। किस पर, शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर आप
एक लिमिट बांध दी कि 1 लाख तक आप नगर पालिकाएँ खर्च कर सकती है। अनाधिकृत में क्या कर दिया कि जिम्मेदारी किसकी होगी, नगर पालिका की होगी, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही आपको क्या करना होगा, इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। जो आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आपका विद्यालय आता है, गवर्नमेंट स्कूलें आती हैं, उस गवर्नमेंट स्कूलों में नगर पालिका का निरीक्षण का कार्य होगा। चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी वर्ग है, क्लर्क हैं, उनका वेतन और सेवाओं का जिम्मेदारी भी नगर पालिका के अधीन की गई। जब इनके अधीन ये सारी प्रक्रियाएं की गई तो, लेकिन इसमें 2 बातें रख दी उन्होंने, अधिकृत और अनाधिकृत। अधिकृत का मतलब तो कि 1 लाख लिमिट बांधी, प्राथमिक विद्यालय तक आप क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, आपको वित्तीय सहायता दी जाती है। जबकि अनाधिकृत में क्या कर दिया कि उनको जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन किसके सानिध्य में, यानी ये शिक्षकों की नियुक्ति भी करेंगे, क्लर्क की नियुक्ति भी करेंगे, चपरासी की नियुक्ति भी करेंगे, उनके वेतन सेवाओं का भी वो ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। यानी राज्य सरकार जो निर्देश देगी उसके अकॉर्डिंग ही इनको कार्य करना होगा। उसके बाद जिला बोर्ड या जिला परिषद की शिक्षा। भारत में राज्य सरकार ने जिस प्रकार नगरों को प्राथमिक शिक्षा के लिए नगर पालिकाओं को उत्तरदायी ठहराया, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला बोर्ड जिला परिषदों को उत्तरदायी ठहराया। यानी जैसे स्थानीय क्षेत्र में किसको ठहराया, नगर पालिका को ठहराया, उसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को ये काम सौंप दिया। यानी शहरी क्षेत्रों में तो किसको सौंप दिया, नगर पालिकाओं को, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसको सौंप दिया, जिला परिषदों को ये कार्य सौंप दिया। जिला परिषद या जिला बोर्ड अपनी एक शिक्षा समिति बनाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्थाएं करता है। और उत्तर प्रदेश में उप विद्यालय निरीक्षण इस समिति का प्रमुख अधिकारी होता है। मेहता समिति का सुझाव था कि जिला परिषद को इन पंचायत समितियों को बजट मान्यता देने का अधिकार होना चाहिए। यानी जो भी बजट लगेगा वो कौन देगा, जिला परिषद। जिला परिषद। और 2001 से पहले जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी प्राथमिक स्तर पर भी, वो नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती थी, जिला परिषदों के द्वारा की जाती थी। ठीक है। और जो बीएड की मेरिट हुआ करती थी उससे, यानी शिक्षण प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट होता था उसकी जो योग्यताएं होती है, उस योग्यता के अनुसार ही जिला परिषद उनको क्या कर देता था, अपनी क्षेत्र में नियुक्ति दे देता था। ठीक है। वर्तमान में तो क्या है, 2009 के आरटी के नियम से पहले 2005 में भी आ गए थे। तो 1998 के बाद जो शिक्षा नीति है उसमें जिला परिषद की जगह क्या कर दिया, आरपीएससी का कार्य कर दिया, क्योंकि वो एक स्वतंत्र इकाई है जिसके कारण योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की क्या हो सके, नियुक्ति हो सके। लेकिन ये उस समय की स्थिति है जब 1947 के बाद भारत आज़ाद हो गया था, शिक्षा के प्रति जागरूक हो गया था, निःशुल्क शिक्षा का कार्य लागू हो गया था। उस समय की बात है कि उस समय जिला परिषद को ये शक्ति प्राप्त की। आज भी जिला परिषद को शक्ति है कि वो भवन बनवा सकता है, इमारत बनवा सकता है, टंकी बनवा सकता है, शौचालय बनवा सकता है विद्यालयों में। ये सुविधाएं आज भी उनको दी जा रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण जिम्मेदारी किसको दे दी, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक की जिम्मेदारी किसको दे दी, जिला परिषद को दे दी। और उनके क्या क्या काम रहे वो काम आपको बताते हैं। जिला परिषद, जिला बोर्ड शिक्षा समितियों को प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा अन्य क्रियाओं में सहायता करता है। यानी जिला परिषद, जिला शिक्षा परिषद क्या करता है, जिला परिषद जो भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के विकास कार्य में क्या करती है, अपनी सहायता देती है। ठीक है। दूसरा काम करता है, नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करता है। जिला परिषद क्या करता है, नवीन प्राथमिक विद्यालयों की क्या करता है, स्थापना करता है। नए नए विद्यालयों की स्थापना के लिए भी उत्तरदायी है। इसके साथ साथ विद्यालय भवनों का निर्माण भी करता है। इसके साथ साथ विद्यालयों को उपयुक्त साज सज्जा, यानी साज सुविधा, वातावरण और साज सज्जा का मतलब है उसकी चारदीवारी के कार्य, उसके आसपास के सफाई का कार्य और उसको सुव्यवस्थित करने का कार्य भी कौन करता है, नगर पालिका करती है। प्राथमिक स्कूलों के कार्यों का परिषद समिति के आदेशानुसार निरीक्षण भी करती है। यानी समय समय पर इन विद्यालयों का जिला परिषद क्या करती रहती है, निरीक्षण कार्य भी करती रहती है। ग्राम पंचायत के शिक्षकों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण भी करती है। यानी ग्राम पंचायत में जो भी शिक्षक होते हैं उनका जो कार्य करते हैं, किस प्रकार का प्रवेश उत्सव मनाया जाता है, किस प्रकार के कार्य संचालित होते हैं, तो उन सब पर भी पंचायत समिति से वो जवाबदेह होती रहे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों का अनुदान भी निर्धारित होता है। यानी जो ग्राम पंचायत होती है उन ग्राम पंचायत में जिला परिषद विद्यालय के प्रति क्या करती है, अपना अनुदान भी देती है।
उसके बाद है स्थानीय संस्थाएं और निकायों का कार्य क्षेत्र। स्थानीय संस्थाएं और निकायों का कार्य क्षेत्र है कि वो राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व अधिकार स्थानीय निकायों को दिया है उस पर नियंत्रण भी रखा है। वे निरीक्षण शिक्षकों का पाठ्यक्रम यानी पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, इन सब प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अनुसार उनके निर्देशन में रहकर स्थानीय इकाई क्या कर सकती है, कार्य संचालित कर सकती है और वित्तीय व्यवस्था की सुविधा भी दे सकती है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी जो स्थानीय इकाई हैं, जो संभागीय स्तर की हैं, जो स्थानीय इकाइयाँ, नगर पालिकाएँ हैं, जिला परिषद के अधीन जो विद्यालय हैं, उन सब की जिम्मेदारी स्थानीय इकाइयों को दे रखी है। लेकिन ये सरकार के प्रति क्या रहती हैं, उत्तरदायी रहती है और सरकार के प्रति उत्तरदायी रहकर ही अपने कार्य को क्या करती है, संचालन करती है। इनके क्या क्या कार्य हैं स्थानीय निकायों के, तो स्थानीय इकाइयों का पहला काम है शिक्षकों की नियुक्ति करता है। शिक्षकों की यानी प्रशिक्षित शिक्षकों की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। दूसरा सेवाओं की दशाओं का कार्य करता है। तीसरा कर्मचारी गण का विकास करता है, यानी सफाई कर्मचारी होता है, सफाई कर्मचारी के अलावा LDC होता है, UDC होता है। इन सब की सेवा और वेतन का कार्य भी स्थानीय इकाइयों के द्वारा ही किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का चयन करता है, यानी हर राज्य स्तर पर ये कमेटियां जो जिला परिषद या स्थानीय कमेटियां होती हैं, स्थानीय कमेटियां जितने भी विषय होते हैं उस विषय में से उनको अपना विषय चुनने का क्या है, अपने विद्यालय का विषय चुनने का क्या है, पूर्णतः अधिकार है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों का चयन भी करता है। इसके अलावा विद्यालय दिवस व छुट्टियों का भी स्थिति होती है। राज्य सरकार के द्वारा कैलेंडर तो जारी किया जाता है, लेकिन उसमें जो अवकाश होता है वो अवकाश स्थानीय इकाइयों के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। वो छुट्टियाँ उन्हीं के द्वारा निश्चित की जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा से संबंध प्रसार में स्थानीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय जो क्षेत्र होता है, स्थानीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, स्थानीय इकाइयों की होती है प्राथमिक भाव में, क्योंकि जितनी भी धनाभाव की कमी होती है, जितनी भी जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निर्धारण स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाता है। और यूपी में 81% प्राथमिक विद्यालय स्थानीय इकाइयों के सहयोग से ही चल रही हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि स्थानीय इकाई शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक अपना योगदान देती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि RT 2009 के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। RT 2009 के अनुसार हम क्षेत्रीय, जिला और ब्लॉक स्तर के एजुकेशन पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार का क्या था, केंद्र सरकार का क्या था। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद हमने देखा कि क्षेत्रीय जो संभाग स्तर पर है वो कौन होता है, तो संभाग स्तर पर होता है वो सर्किल सुप्रिटेंडेंट होता है, जिसको हम कह सकते हैं डिवीजन सुप्रिटेंडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर होता है जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर होता है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा की बात की गई है यहाँ की पंजाब और हरियाणा में आज भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही प्राथमिक विद्यालयों का कार्य संचालन किया जाता है आज भी। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा कैसा है, तो स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदें होती हैं, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ होती है। नगर पालिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, अधिकृत और अनाधिकृत। अधिकृत के लिए निश्चित कर दी है, लिमिट बना दी है प्राथमिक विद्यालयों के लिए कि 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अनाधिकृत के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो राज्य सरकार के अधीन रहकर क्या करती है, कार्य को संचालन करती है। उसके बाद आती है जिला परिषदें। जिला परिषदें होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की संपूर्ण जिम्मेदारी उनके हाथ में होती है, लेकिन वो राज्य सरकार के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और जैसे ही वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है तो उसमें स्थिति देखने को ये मिलती है कि नवीन प्राथमिक जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों की स्थापना भी जिला परिषद के द्वारा की जाती है। इसके अलावा विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था भी करती है। इसके अलावा स्थानीय निकायों के जो कार्य हैं, स्थानीय निकायों के कार्य की शिक्षकों की नियुक्ति करती है। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ सेवा कर का कार्य करती है। इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी वर्ग का ध्यान रखती है, पाठ्य पुस्तकों का चयन करती है, विद्यालय दिवस एवं छुट्टियों का निर्माण करती है। और प्राथमिक शिक्षा के प्रति स्थानीय संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे ज़्यादा, जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा है 81% स्थानीय संस्थाओं का ही योगदान पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे समुदाय। समुदाय क्या है, शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है, अभिभावक किस प्रकार से, समुदाय क्या होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मिलकर एक समुदाय का, एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यानी मिलजुल कर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।